हेलो स्टूडेंट्स। जम्मू में जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस हैं इस समय। रूम से क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। खैर, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव्स एक दफ़ा फिर से आ जाते हैं पावर में और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं नेपोलियन के बाद, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इवन के प्रेस पे भी सेंसरशिप लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सेंसरशिप से मतलब जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो कुछ भी जो है कंजर्वेटिव्स के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता और कुछ भी पब्लिश उनकी इजाजत के बिना कर ही नहीं सकते। तो ना तो उनको कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, ना तो किसी के पास राइट टू स्पीच है, और ना ही वो किसी को जो है सर उठाने दे रहे थे। अब तो इसी सिचुएशन में इमर्ज हो रहे थे रेवोल्यूशनरीज, और उन रेवोल्यूशनरीज को कहां पे ट्रेन किया जा रहा था? सीक्रेट सोसाइटीज में। इन रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा रहा था किसके खिलाफ? रेवोल्यूशनरीज थे कौन? जो मोनार्कियल सिस्टम को हटाना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स थे कौन? जो मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट में थे। तो कंजर्वेटिव्स के खिलाफ थे रेवोल्यूशनरीज। हालांकि कंजर्वेटिव्स ने क्या किया? कंजर्वेटिव्स ने तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, लेकिन सीक्रेटली जो है सोसाइटीज जो थी, ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, वो बढ़ती जा रही थी, जो सीक्रेटली अपने काम को अंजाम दे रही थी, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रही थी। जो लाइक माइंडेड पीपल थे उनको ट्रेन किया जा रहा था, और उनका कमिटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनार्कियल फॉर्म को उन्होंने क्या करना है, जो कांग्रेस हुई थी वीना में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वीना कहते हैं, उसके बाद से जो मोनार्कियल सिस्टम कंसोलिडेट हो रहा था, उस मोनार्कियल सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे कौन? रेवोल्यूशनरीज। और इसी तरह का एक रेवोल्यूशनरी था हमारे पास, ग्यूसेपी मजीनी। और ग्यूसेपी मजीनी पे आपको आ सकता है 1 या 2 नंबर का नोट आप पे आ सकता है। और अगर ग्यूसेपी मजीनी की बात करें तो ये जेनोआ, जो कहां पे? इटली में पैदा हुए। कब? 1805 में। और वो एक रेवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने पहली जो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की वो थी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। उसके बाद देखिए, जब वो 26 साल के थे, यानी 1831 में, उन्होंने एक रेवोल्यूशन के अटेम्प्ट में, लिगुरिया एक जगह का नाम है इटली में, वहां पे एक रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट किया। उस अटेम्प्ट के दौरान उनको जो है जेल हो गई थी। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब वो बाहर आए, तो उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज और इस्टेब्लिश की, जिनमें से एक क्या थी? यंग इटली थी, एक थी यंग यूरोप। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि यंग इटली कहां पे बनी थी? मर्सलीस में। यंग यूरोप कहां पे बनी थी? बर्न में। यानी इसमें से आपको एमसीक्यूज भी निकल रहे हैं। यंग इटली भी पूछ सकते हैं, यंग यूरोप भी पूछ सकते हैं, या यह पूछ सकते हैं कि वो कहां पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, पहली कौन सी सीक्रेट सोसाइटी थी उन्होंने ज्वाइन की। तो इसमें से आपको 1 मार्क का भी आ सकता है, इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स का इसमें नोट भी आ सकता है। तो दोनों तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है, फैक्चुअली भी, कॉन्सेप्चुअली भी। उसके बाद जब इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, और इन सीक्रेट सोसाइटीज में कौन लोग थे? लाइक माइंडेड पीपल, यानी जिनका एक ही मकसद था कि हमने किसको हटाना है? कंजर्वेटिव्स को हटाना है। तो अब इन कंट्रीज से लोग जो थे वो शामिल हो रहे थे इन सीक्रेट सोसाइटीज में, जैसे पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। इन कंट्रीज से लोग हिस्सा किसमें ले रहे थे? इन सीक्रेट सोसाइटीज में। इन सब लोगों का मकसद क्या था? कंजर्वेटिव्स को हटाना, मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करना। उसी के बाद अगर हम देखें मैट्रिंच कौन था? हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रियन कैपिटल वीना में। और उनका होस्ट कौन था वहां पे? ड्यूक मैट्रिंच। और ड्यूक मैट्रिंच कौन था? चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ड्यूक मैट्रिंच मजीनी के लिए क्या कहता है, यानी गॉसिपी मजीनी के लिए क्या स्टेटमेंट दिया है कि वो उनका सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ कंजर्वेटिव्स। यानी कंजर्वेटिव्स, क्योंकि मैट्रिंच तो कंजर्वेटिव था ना, तो मैट्रिंच के हिसाब से सबसे खतरनाक दुश्मन ही उनका गॉसिपी मजीनी था। और गॉसिपी मजीनी की आइडियोलॉजी क्या थी? गॉसिपी मजीनी किस चीज में यकीन रखता था? वो कहता है कि जो एक कंट्री है वो बेसिकली क्या है? एक नेचुरल यूनिट है।
तो हमें सबको मिल के रहना चाहिए, ना कि हमने कंट्रीज के टुकड़े टुकड़े कर देने, छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड करने। जैसे हमने देखा कि नेपोलियन ने जर्मनी को 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था, इसी तरह इटली भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो वो क्या, उसका क्या मानना था कि नहीं, हमने ये जो कंट्रीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, बल्कि ये तो गलत है। तो उसका मानना था कि जो गॉड है, जो ऑलमाइटी है, जो क्रिएटर है, उसने ये नेचुरल यूनिट्स क्रिएट किए हैं ताकि लोग इसमें अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें, ना कि उनको डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस पे भी आपको आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी, लेकिन इसमें से आपको 1 नंबर का एमसीक्यूज भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ट्रीटी ऑफ वीना के बाद इमर्ज कौन हो रहे थे? रेवोल्यूशनरी। सीक्रेटली इमर्ज हो रहे थे। सीक्रेटली क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो थी लगा दी थी। और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, प्लीज आप उसको ज्वाइन करें। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ भी मिलेंगे और आपको जो है नोट्स भी, वो भी मिलेंगे। बाकी गूगल मैप पे भी आप हमारा जो है इंस्टीट्यूट उसको सर्च कर सकते हो और आप रेट भी कर सकते हो। थैंक यू।